अध्याय 9 शहरी क्षेत्रों में आजीविका। इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं? आप पहले ही ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के कार्यों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब पिछले पाठ में दिए गए ग्रामीण क्षेत्रों के कार्यों के चित्र से इस चित्र की तुलना कीजिए। शहर का एक भाग दूसरे भाग से अलग होता है। आपने ऊपर वाले चित्र में क्या भिन्नताएं देखी? एक बार आप इस चित्र को देख सकते हैं। भारत में 5,000 से ज़्यादा शहर हैं और 27 महानगर हैं। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे प्रत्येक महानगर में 10 लाख से अधिक लोग रहते हैं और काम करते हैं। कहते हैं कि शहर में जिंदगी कभी रुकती नहीं। चलिए एक शहर में जाकर देखें कि वहाँ के लोग क्या काम करते हैं। क्या वे नौकरी करते हैं या अपने रोजगार में लगे हैं? वे अपना जीवन कैसे चलाते हैं? क्या रोजगार और कमाई के मौके समान रूप से सभी को मिलते हैं? काम करना। यह वह शहर है जिसमें मेरी मौसेरी बहन रहती है। मैं यहाँ गिनी चुनी बार ही आई हूँ। यह बहुत बड़ा शहर है। एक बार जब मैं यहाँ आई तो मेरी मौसेरी बहन मुझे घुमाने के लिए ले गई थी। हम तड़के ही घर से निकल गई थी। जैसे ही हम मुख्य सड़क की तरफ मुड़ी, हमने देखा कि वहाँ काफ़ी चहल पहल है। सब्जी बेचने वाली अपनी रेहड़ी पर टमाटर, गाजर, खीरे को सजाने में व्यस्त थी ताकि लोग देख सकें कि उसके पास बेचने के लिए क्या क्या है। उसके बगल में फुटपाथ पर एक फूल वाली बैठी थी। वह सुंदर और रंगीन व तरह तरह के फूल बेच रही थी। हमने उससे लाल और पीला गुलाब खरीदा। सड़क के दूसरी ओर पटरी पर एक व्यक्ति अखबार बेच रहा था। वह चारों ओर से लोगों से घिरा हुआ था। हर कोई अखबार को पढ़ना चाहता था। वहां से बसें जोर जोर से हॉर्न बजाती हुई गुजर रही थी। ऑटो रिक्शा स्कूल के बच्चों से ठसाठस भरे हुए थे। पास के एक पेड़ के नीचे एक मोची छोटे से टिन के बक्से से अपना सामान निकाल रहा था। वहीं सड़क के किनारे नाई अपना काम शुरू कर चुका था। उसके पास एक ग्राहक पहले से ही था जो सुबह सुबह दाढ़ी बनवाना चाहता था। सड़क से थोड़ी दूर जाकर एक औरत ठेला गाड़ी में प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे, बालों की पिन व चिमटी ले जा रही थी। वहीं पर एक दूसरा व्यक्ति घर घर बेचने के लिए साइकिल पर सब्जियां ले जा रहा था। हम उस जगह पर आ गई जहां रिक्शे वाले एक कतार में खड़े होकर ग्राहक का इंतजार कर रहे थे। हमने एक को बाजार जाने के लिए तय किया। बाजार वहां से 2 किलोमीटर पर था। बच्चू माझी एक रिक्शे वाला। मैं बिहार के एक गांव से आया हूँ जहाँ मैं मिस्त्री का काम करता था। मेरी बीवी और 3 बच्चे गांव में ही रहते हैं। हमारे पास जमीन नहीं है। गांव में मिस्त्रीगिरी का काम लगातार नहीं मिलता था। जो कमाई होती थी वह परिवार के लिए पूरी नहीं पड़ती थी। जब मैं शहर पहुंचा तो मैंने यह पुराना रिक्शा खरीदा और इसके पैसे किस्तों में चुकाया। यह काफ़ी साल पहले की बात है। रोज़ सुबह बस स्टॉप पर पहुंच जाता हूं और ग्राहक जहां भी जाना चाहे वहां उन्हें छोड़ देता हूं। फिर रात 8-9 बजे तक रिक्शा चलाता हूं। मैं शहर की एक कॉलोनी में आसपास करीब 6 किलोमीटर तक रिक्शा चलाता हूँ। दूरी के हिसाब से मुझे ग्राहक 5-10 रुपये तक देता है। जब तबीयत खराब हो जाती है तब यह काम नहीं कर पाता। उन दिनों बिल्कुल कमाई नहीं हो पाती। मैं अपने दोस्तों के साथ किराए के कमरे में रहता हूँ। सब पास की फैक्ट्री में काम करते हैं। रोज 80-100 रुपये तक मेरी कमाई हो जाती है, जिसमें से 50-60 रुपये खाने और किराए में खर्च हो जाते हैं। बाकी मैं परिवार के लिए बचा लेता हूँ। साल में 2-3 बार मैं अपने परिवार से मिलने गाँव जाता हूँ। जो पैसा शहर भेजता हूँ मेरा परिवार उसी पर जीता है। कभी कभार मेरी बीवी खेतों में मजदूरी करके थोड़ा बहुत कमा लेती है। बच्चू माझी शहर क्यों आया था? बच्चू अपने परिवार के साथ क्यों नहीं रह सकता? किसी सब्जी बेचने वाली या ठेले वाले से बात करिए और पता लगाइए वे अपना काम कैसे करते हैं। तैयारी, खरीदना, बेचना इत्यादि। बच्चू को एक दिन की छुट्टी लेने से पहले भी सोचना पड़ता है। क्यों? बच्चू माझी की तरह शहर के कई लोग सड़क पर काम करते हैं। वे चीज़ें बेचते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं और कोई अन्य सेवा देते हैं। वे स्वरोजगार में लगे हैं। उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता, इसलिए उन्हें अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है। वे खुद योजना बनाते हैं, कितना माल खरीदें, कहाँ व कैसे अपनी दुकान लगाएं। उनकी दुकानें अस्थायी होती हैं। कभी कभी तो टूटे फूटे गत्ते के डिब्बों या बक्सों पर कागज फैलाकर दुकान बन जाती है, या खम्भों पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ा लेते हैं। वे अपने ठेले या सड़क की पटरी पर प्लास्टिक बिछाकर भी अपना काम चलाते हैं। उनको पुलिस कभी भी अपनी दुकान हटाने के लिए कह देती है। उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती। कई ऐसी जगह भी हैं जहाँ ठेले वालों को घुसने ही नहीं दिया जाता। ठेले वाले जो चीज़ें बेचते हैं वे अक्सर घर पर उनके परिवार वाले बनाते हैं। परिवार वाले चीज़ों को खरीद कर साफ करके छांट बेचने के लिए तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए जो सड़कों पर खाना या नाश्ता बेचते हैं वह ज़्यादातर घर पर ही बनाया जाता है। ये एक चित्र आप देख सकते हैं। अक्सर शहर में काम करके आजीविका चलाने वाले कामगारों को मजबूरन सड़कों पर ही रहना पड़ता है। चित्र में ऐसी जगह दिख रही है जहाँ दिन के वक्त कामगार अपना सामान रखते हैं और रात में वहीं खाना बनाते हैं। अहमदाबाद शहर के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि काम करने वालों में 12% लोग सड़कों पर काम करते थे। हमारे देश के शहरी इलाकों में
लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। अभी हाल फिलहाल तक गलियों और फुटपाथ पर इस काम को यातायात और पैदल चलने वालों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता था, लेकिन कई संस्थाओं के प्रयास से अब इसको सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने वालों के अधिकार के रूप में देखा जाता है। सरकार भी उस कानून को बदलने पर विचार कर रही है जिससे उन पर प्रतिबंध लगा हुआ था। कानून में बदलाव आने पर उनके पास काम करने की जगह होगी और यातायात या लोगों का आवागमन भी सहज रूप से हो पाएगा। ऐसा सुझाव है कि शहरों में कुछ इलाके फुटपाथ पर ठेलों के सामान बेचने के लिए तय कर दिए जाएं। यह भी सुझाव है कि उन्हें खुले रूप से आने जाने की अनुमति हो। वे लोग उन समितियों में रखे जाएं जो इन मुद्दों पर निर्णय लेती हैं। बाजार में जब हम बाजार पहुंची तो दुकानें अभी खुलनी शुरू ही हुई थी, लेकिन त्योहार के कारण वहाँ बहुत भीड़ हो चुकी थी। वहाँ मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान इत्यादि की दुकानों की कतार पर कतार थी। एक कोने में दांतों के डॉक्टर का क्लिनिक था। मौसेरी बहन ने उनसे पहले से ही समय ले रखा था। हम वहाँ पहले पहुँच गई जिससे हमारी बारी न चली जाए। हमें थोड़ी देर एक कमरे में इंतजार करना पड़ा। डॉक्टर ने उसके दांतों का परीक्षण किया और दांत का छेद भरवाने के लिए अगले दिन आने को कहा। वह बहुत डर गई थी क्योंकि उसने सोचा था कि एक तो अपना दांत खराब होने दिया और ऊपर इतना दर्द सहन करना पड़ेगा। डॉक्टर के यहाँ से हम सिले हुए कपड़ों के एक शोरूम पर गई और क्योंकि मैं कुछ सिले सिलाए कपड़े खरीदना चाहती थी। इस शोरूम की 3 मंजिलें थी। हर मंजिल पर अलग अलग तरह के कपड़े थे। हम तीसरी मंजिल पर पहुंची जहाँ लड़कियों के कपड़े रखे हुए थे। बड़ी दुकान में हरप्रीत। पहले मेरे पापा और चाचा एक छोटी सी दुकान पर काम करते थे। इतवार को और त्योहारों के समय मैं और मेरी माँ उनकी मदद करते थे। मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वहाँ पर काम करना शुरू किया। अब मेरी पत्नी वंदना और मैं यह शोरूम चलाते हैं। वंदना: हमने कुछ साल पहले यह शोरूम खोला। मैं एक ड्रेस डिजाइनर हूँ। मैंने तरह तरह के फैशन के कपड़े बनाने की पढ़ाई की है, लेकिन आजकल लोग कपड़े सिलवाने की जगह सिले सिलाई यानी रेडीमेड कपड़े खरीदना पसंद करते हैं। इसलिए मेरा ध्यान इस बात पर ज़्यादा रहता है कि कैसे इन रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक रूप से सजा कर रखा जाए। हम अपने शोरूम के लिए अलग अलग जगहों से सामान खरीदते हैं। ज़्यादातर माल मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना, त्रिपुरा से आता है। कुछ सामान दिल्ली के पास के शहरों जैसे गुड़गांव और नोएडा से भी आता है। कुछ कपड़े हम विदेशों से भी मंगवाते हैं। हम शोरूम को सही रूप से चलाने के लिए कई चीज़ें करनी पड़ती हैं। हम विभिन्न अखबारों में सिनेमा हॉल, टेलीविज़न, रेडियो चैनल पर विज्ञापन देते हैं। अभी तो यह शोरूम किराए पर है, पर हम इसे जल्द ही खरीद लेंगे। जब से यह बाजार आसपास रहने वालों लोगों के लिए मुख्य बाजार बन गया है, तब से हमारा व्यापार भी बढ़ गया है। हमने एक कार खरीद ली है और पास की सोसाइटी में एक फ्लैट भी ले लिया है। हरप्रीत और वंदना की तरह कई लोग हैं जिनके पास शहर के बाजारों में अपनी दुकानें हैं। ये दुकानें छोटी बड़ी हैं और लोग अलग अलग चीज़ें बेचते हैं। इसके पहले इस पढ़ लेते हैं। हरप्रीत और वंदना ने एक बहुत बड़ी दुकान शुरू क्यों की? उनको यह दुकान चलाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? एक बड़ी दुकान के मालिक से बात कीजिए और पता लगाइए कि वे काम की योजना कैसे बनाते हैं। क्या पिछले 20 सालों में उनके काम में कोई बदलाव आया है? जो बाजार में सामान बेचते हैं और जो सड़कों पर सामान बेचते हैं, उनमें क्या अंतर है? ज़्यादातर व्यापारी अपनी दुकान या व्यापार खुद संभालते हैं। वे किसी दूसरे की नौकरी नहीं करते, लेकिन वे खुद कई लोगों को मैनेजर या सहायक की तरह नौकरी पर रखते हैं। ये पक्की दुकानें होती हैं जिनके पास नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है। नगर निगम यह निश्चित करता है कि सप्ताह में कौन से दिन बाजार बंद रहेगा। उदाहरण के लिए इस बाजार में दुकानें बुधवार को बंद रहती हैं। इस बाजार में छोटे छोटे दफ्तर और अन्य दुकानें भी हैं जो बैंक, कुरियर इत्यादि की सेवाएं देती हैं। फैक्ट्री में मैं अपने एक कपड़े पर जरी का काम करवाना चाहती थी जो मुझे एक खास मौके पर पहनना था। बहन ने कहा कि वह निर्मला को जानती है जो कपड़े सिलने की फैक्ट्री में काम करती है। निर्मला के पड़ोसी जरी और कढ़ाई का काम करते हैं। हमने बस पकड़ी और फैक्ट्री की तरफ चल पड़ी। बस खचाखच भरी हुई थी। हर स्टॉप पर लोग चढ़ते ही जा रहे थे और कोई भी उतरने का नाम नहीं ले रहा था। अपनी जगह बनाने के लिए लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। मेरी बहन ने मुझे एक कोने में खड़ा कर दिया ताकि भीड़ में हमारा भरता न बन जाए। मुझे हैरानी हो रही थी कि लोग ऐसे रोज कैसे सफ़र करते हैं। जैसे ही हम फैक्ट्री के पास पहुंची, लोग उतरने लगे। हम भी एक मोड़ पर उतर गईं। आह, जान में जान आई। मोड़ पर बड़े सारे लोग समूहों में बाड़ों पर बैठे हुए थे। कुछ टिककर खड़े हुए थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि वे शायद किसी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग स्कूटर पर सवार उनसे बात कर रहे थे और रेट को लेकर मोल तोल कर रहे थे। मेरी बहन ने समझाया कि यह लेबर चौक कहलाता है। यह दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर और मिस्त्री हैं। जहाँ भवन बन रहे हैं वहाँ मजदूरी करते हैं, कुछ बोझा ढोते हैं और कुछ ट्रकों से सामान उतारते हैं। कुछ लोग टेलीफोन की लाइन और पानी की पाइप के लिए खुदाई का काम भी करते हैं। हमेशा काम नहीं मिलता। ऐसे हजारों अनियमित मजदूर शहर में हैं। हम फैक्ट्री में घुसे तो हमने पाया कि वहाँ अलग अलग काम के लिए अलग अलग विभाग थे।
उन्हें ऐसा लग रहा था कि लोगों की कमी न खत्म होने वाली पंक्तियां थीं जहां कपड़े सिले जा रहे थे। उस विभाग में हमने देखा कि लोग छोटे से कमरे में मशीनों पर काम कर रहे थे। एक एक व्यक्ति एक एक सिलाई की मशीन पर लगा हुआ था और हर कमरे में ऐसी बहुत सारी मशीनें थीं जो कपड़े तैयार हो रहे थे वे एक कमरे में एक तरफ तह कर के लगाए जा रहे थे। लेबर चौक पर दिहाड़ी मजदूर अपने औजारों के साथ बैठकर इंतजार करते हैं। लोग उन्हें काम करवाने के लिए वहीं से ले जाते हैं। हमने निर्मला को ऐसी ही एक जगह पर पाया। वह मेरी बहन से मिलकर बहुत खुश हुई। उसने वादा किया कि मेरे कपड़े पर जरी का काम करवा देगी। निर्मला कपड़े निर्यात करने वाली एक कंपनी में दर्जी का काम करती है। जिस फैक्ट्री में वह काम करती है वह वहाँ अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, नीदरलैंड जैसे देशों के लोगों के लिए गर्मी के कपड़े सिले जाते हैं। दिसंबर से अप्रैल तक निर्मला पर काम का बोझ ज़्यादा रहता है। अक्सर वह 9 बजे सुबह काम शुरू करती है और रात 10 बजे तक ही काम निपट पाता है। कई बार और भी देर हो जाती है। वह हफ्ते में 6 दिन काम करती है। वह जब काम जल्दी का होता है तो उन्हें इतवार को भी काम पर जाना पड़ता है। निर्मला को रोज 8 घंटे का काम करने के 80 रुपये मिलते हैं और अतिरिक्त 40 रुपये देर तक काम करने का मिलता है। जून तक काम खत्म हो जाता है तो फैक्ट्री वाले इन दर्जियों की संख्या घटा देते हैं। निर्मला को भी निकाल दिया जाएगा। हर साल करीब 3 से 4 महीने के लिए उसके पास काम नहीं रहता। निर्मला की तरह ज़्यादातर कारीगर अनियमित रूप से काम में लगे हुए हैं। उनको काम पर तभी आना होता है जब मालिक को ज़रूरत होती है। उनको रोज़गार तभी मिलता है जब मालिक को बहुत सारा काम मिल जाता है या फिर खास मौसमों में काम मिलता है। साल के बचे हुए समय में उन्हें दूसरा काम ढूंढना पड़ता है। की तरह नौकरियां स्थायी नहीं होती। अगर कारीगर अपनी तनख्वाह या परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती। अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो उनके बचाव के लिए कुछ नहीं होता। उनसे बहुत लंबे समय तक रोज काम करने की उम्मीद भी रखी जाती है। उदाहरण के लिए बिजली से चलने वाली करघों की यानी पावर लूम फैक्ट्री में मजदूर दिन और रात की पालियों में 12-12 घंटे तक काम करते हैं। उन्हें 8 घंटे से ज़्यादा काम करने की मजदूरी अलग से मिलती है। आपको क्या लगता है कि फैक्ट्रियां और छोटे कारखाने मजदूरों को अनियमित रूप से काम पर क्यों रखते हैं? निर्मला जैसे मजदूरों की काम करने की परिस्थितियों का निम्न के आधार पर विवरण दीजिए। काम के घंटे, कमाई, काम करने की जगह, सुविधाएं, साल भर के रोजगार के दिनों की संख्या। क्या आप यह मानेंगे कि दूसरों के घरों में काम करने वाली महिलाएं भी अनियमित मजदूरों की श्रेणी में आती हैं और क्यों? एक ऐसी कामगार महिला के दिन भर के काम का विवरण दीजिए। दफ्तर में मेरी मौसी सुधा विपणन प्रबंधक यानी मार्केटिंग मैनेजर हैं। उन्होंने हमें शाम 5:30 बजे से पहले अपने दफ्तर पहुंचने को कहा था। हमने सोचा कि देर न हो जाए इसलिए ऑटो रिक्शा ले लिया जिससे हमें बिल्कुल समय पर पहुंचा दिया। उनका दफ्तर एक ऐसी जगह पर था जहां चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थीं। उनमें से सैकड़ों लोग बाहर आ रहे थे। कुछ कार पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे और कुछ बसों की पंक्तियों की तरफ। एक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी में मैनेजर का काम करती हैं। बिस्कुट शहर के बाहर एक फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। मौसी 50 विक्रेताओं सेल्समैन के काम का निरीक्षण करती हैं जो शहर के विभिन्न भागों से आते जाते हैं। ये लोग दुकानदारों से बड़े बड़े ऑर्डर लेते हैं और उनसे भुगतान इकट्ठा करते हैं। काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए मौसी ने शहर को 6 भागों में बांट दिया है और वे हर हफ्ते एक भाग के विक्रेताओं से मिलती हैं। वे उनकी प्रगति रिपोर्ट लेती हैं और उनकी समस्याओं पर चर्चा करती हैं। उनको पूरे शहर में बिक्री की योजना बनानी होती है और अक्सर देर रात तक काम करना पड़ता है। उन्हें काम के सिलसिले में यात्राएं भी करनी पड़ती हैं। मौसी को नियमित तनख्वाह मिलती है और वह बिस्कुट कंपनी की स्थायी कर्मचारी हैं। वे यह उम्मीद रख सकती हैं कि उनकी नौकरी लंबे समय तक चलेगी। स्थायी कर्मचारी होने के कारण उनको निम्नलिखित फायदे भी मिलते हैं। बुढ़ापे के लिए बचत। उनकी तनख्वाह का एक भाग भविष्य निधि में सरकार के पास डाल दिया जाता है। इस बचत पर ब्याज भी मिलता है। सेवानिवृत्ति होने पर यह पैसा भी मिल जाता है। छुट्टियाँ, इतवार और राष्ट्रीय त्योहारों के लिए छुट्टियाँ मिलती हैं। उनको वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं। परिवार के लिए चिकित्सा सुविधाएं एक सीमा तक कर्मचारियों और उनके परिवारजनों का इलाज का खर्च उठाती है। अगर तबीयत खराब हो जाए तो कर्मचारी को बीमारी के दौरान छुट्टी मिलती है। शहर में ऐसे कई कर्मचारी हैं जो दफ्तरों, फैक्ट्रियों और सरकारी विभागों में काम करते हैं जहां उन्हें नियमित और स्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है। वे लगातार उसी दफ्तर या फैक्ट्री में काम पर जाते हैं। उनका काम भी तय होता है। उनको हर महीने तनख्वाह मिलती है। अगर फैक्ट्री में काम कम हो तो भी उन्हें नियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता। आखिर दिन खत्म हुआ और हम मौसी की कार में थकी मांदी बैठ गई, लेकिन आज बहुत मज़ा आया। मैंने सोचा कि कितना अच्छा है कि शहर में इतने सारे लोग इसी तरह काम करते हैं। वे कभी एक दूसरे से मिलते भी नहीं, मगर उनका काम उन्हें बांधता है और शहरी जीवन बनाए रखता है। महानगरों में कॉल सेंटरों में काम करना एक रोजगार का नया क्षेत्र है। उपभोक्ता टीवी, फ्रिज जैसे सामानों को खरीदते हैं, बैंक और फ़ोन जैसी सेवाओं का उपयोग करते हैं। कॉल सेंटर एक केंद्रीकृत दफ्तर है
जहाँ एक ही जगह से उपभोक्ताओं की समस्याओं और उनसे जुड़े सवालों से संबंधित जानकारी दी जाती है। कॉल सेंटर प्रायः हॉलनुमा कमरों में चलाए जाते हैं। उनमें अलग अलग खाने बने रहते हैं। वहाँ कंप्यूटर, टेलीफोन, हेडफोन और स्पीकर लगे रहते हैं। भारत इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। यहाँ न केवल भारतीय कंपनियाँ बल्कि विदेशी कंपनियाँ भी अपने कॉल सेंटर खोलती हैं। विदेशी कंपनियों के आकर्षण का कारण है यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले लोग आसानी से और कम वेतन पर मिल जाते हैं। अध्याय समाप्त।